तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पास रेलवे एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक मॉक टेस्ट के तौर पर या फिर रिवीजन या प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग इसको ले सकते हो। मेरा खुद का कोई टेस्ट सीरीज है नहीं। अगर मेरा खुद का टेस्ट सीरीज होता तो ये सारे क्वेश्चन को मैं उस टेस्ट सीरीज में जरूर से डालता, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस और अच्छे लेवल तक आपका पहुंच जाता। तो यहाँ पर मैं अब वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर से ट्राई करो और सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको इरिलेवेंट क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी अलग टाइप से क्वेश्चन भी घुमा के मिले तो आप उस वक्त आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए इस सेट में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन रखा है। तो मैं चाहता हूँ सारे क्वेश्चन को खुद से जरूर से ट्राई करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। और चूंकि आप लोग जानते हो मेरा मोस्टली वीडियो रिकॉर्डेड होता है, तो आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका सही समय का आप सही यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, रिद्धि ने कुछ राशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 5 वर्षों से अधिक अवधि के उपरांत 10% प्रति वर्ष के दर से उधार ली। तो 12 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 5,824 रुपए है। तो ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा कितनी राशि उधार ली गई थी, बताओ। अब यहां पर आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% का है। एक आपका 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक आपका 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले 3 साल 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चला है, आगे का 2 साल 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चला है, और फिर उसके 5 साल के बाद यानी जो टोटल 12 साल तक का जो ब्याज है वो 5,824 है। यानी आगे का 7 साल, क्योंकि 3 2 5 साल और आगे का 7 साल वो आपका 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से चला है। अब यहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि अगर जो साधारण ब्याज होता है, आप जितना भी साल का साधारण ब्याज निकालो, हर बार क्या होता है, प्रिंसिपल पर ही केवल इंटरेस्ट लगता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर शुरू के 3 साल 6% के रेट से अगर आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना होगा, 18% होगा ब्याज, यानी 18% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आगे का 2 साल कितना होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% होगा, और फिर उसके आगे के 7 साल टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 70% होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल 12 साल में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, तो आप क्या करोगे, 18 16 कितना हो जाएगा, 24 10 34 और 34 70 104%। यानी अब आप समझ चुके हो, यानी 104% मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और यही मेरे को ब्याज के तौर पर दे रखा 5,824 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, खुद में 100% होता है। तो यहां से आप 100% का वैल्यू निकाल लो, तो 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो। तो 104 से काटेंगे, यहाँ पर देखो 104 गुना 5 कितना होता है, 520। यूनिट डिजिट का हेल्प लेना, इकाई अंक पर 4 है तो 5 तो आएगा ही, तो 6 गुना 4 यानी 6 चौके 24, यानी इकाई अंक पर 4 आ रहा है, यानी ये 56 से कटेगा ही कटेगा, यानी 56 गुना 100 5600, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये है अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है, सचिन एक गैर लाभकारी दुकान चलाता है और वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम दाम पर बेचता है। लाभ अर्जित करने के लिए वह कम वजन तौलता है और इसलिए 5% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलो के बजाय वह कितना वजन तौलता है, बताओ। तो अब यहां पर भी वही बोलूंगा कि जैसा चाहो आप वैसा बनाओ। मैं बार बार बोलता हूं कि देखो, आप जैसा प्रैक्टिस करते हो ना वैसे ही बनाओ। बस शर्त यह है कि जल्द से जल्द बनाना और सही बनाना। ठीक है, मैं ये कभी भी नहीं बोलता हूं कि मैं जैसे बना रहा हूं आप वैसे बनाओ। अगर मेरा अप्रोच अगर आपको सही लग रहा है तो आप फिर आप वैसे बनाओ। बात बाकी आपका अप्रोच आपके लिए मतलब आपके लिए 100% सही होना चाहिए, और उसके लिए आप पर उसका भरोसा होना चाहिए, आपका अप्रोच आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की ओर आता हूं, तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है कि सचिन कोई एक नॉन प्रॉफिट बेसिस पर कोई एक शॉप को रन कर रहा, जिसमें वो कोई भी ऑब्जेक्ट को यानी कोई भी सामान को वो 10% का लेस पर बेच रहा है। यानी आप समझ सकते हो, कोई भी अगर वस्तु को यानी कोई भी वस्तु का किराए मूल्य पर वो 10% का कम दाम पर बेच रहा है। यानी ये सीधा सीधा समझ सकते हो कि यानी 10% का लॉस पर बेच रहा है सामान को। लॉस पर बेचने पर भी उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप समझ सकते हो ये चमत्कार कैसे हो रहा है, क्योंकि जब कोई वस्तु को अगर आप 10% का कम दाम पर बेच रहे हो, फिर भी अगर आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये चमत्कार कैसे हो रहा है।
वो कहीं ना कहीं किलो पर अब आपका गड़बड़ कर रहा होगा, यानी घोटाला क्या कर रहा है, किलो पर कर रहा है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ 1 किलो का बजाय वो कितना ग्राम तौल रहा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपका 2 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई भी दुकानदार एक बार जब खरीदते समय घोटाला करता है या फिर बेचते समय आपका घोटाला करता है। यहाँ पर अगर मैं पहला कॉन्सेप्ट, जब आप खरीदते समय घोटाला करते हो, यानी आप कोई भी सामान जब मार्केट जाते हो और यहाँ पर जो भी सारा जो आपका प्रॉफिट होता है ना, ये भी चीज मैंने बताया था, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है ना वो सारा कुछ किस पर हम लोग मेजर करते हैं, यानी काउंट करते हैं। सारा कुछ वजन पर ही आपका प्रॉफिट काउंट होता है। बात समझ रहे हो? तो जब हम लोग खरीदते समय अगर हम लोग प्रॉफिट काउंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सिंपल सा हिसाब चलता है। वहां पर मेरा क्या होता है, प्रॉफिट डायरेक्ट वेट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मगर जब बेचते समय कोई दुकानदार बेचे या फिर आप बेचे, अगर आप वहां पर कोई भी वजन में घोटाला कर रहे हो तो उस वक्त मेरा प्रॉफिट क्या होता है, वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही तो 2 कॉन्सेप्ट है, उसके बाद खत्म। अब क्वेश्चन क्यों रहा हो, बात खत्म करो। यहाँ पास क्वेश्चन में बोला था कि वो आपका 10% का पहले वो कम दाम पर बेच रहा है, तो 10% का कम दाम पर बेच रहा मतलब 1/10, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 10% का क्या हो जाएगा, 1/10, यानी वो 10 का क्रय मूल्य 1 का घाटा करके बेच रहा है। यानी वो 10 का सामान कितने में दे रहा है, 9 में दे रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता है 10 का सामान वो 9 में दे रहा है। अब जो वजन में जो आपका जो वजन में वो आपका जो घोटाला कर रहा है, उसमें मैं मान लेता हूं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है एक्स से वाई रेशियो का। समझना मेरी बात को? उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो वजन में घोटाला कर रहा है, तो प्रॉफिट तो होगा ना। तो मैं मान लेता हूं कि उसका प्रॉफिट एक्स से वाई रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अब आपको बोला था टोटल प्रॉफिट 5% के बराबर हो रहा है। यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा, 1/20, यानी उसको टोटल 20 में 1 का मुनाफा हो रहा है। यानी अब आप नहीं समझ गए कि 20 में उसको 21 में वो 20 का सामान 21 में बेच रहा है, जिससे उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5% के बराबर है। तो यहां से अब आप एक्स और वाई का रेशियो नहीं निकाल लोगे आसानी से। यहां से पहले सॉल्व कर लो, 10 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यहां से 3 से काटेंगे आपका ये आपका 7 बार में काटेंगे। यानी आप यहां से एक्स और वाई का रेशियो नहीं निकाल लिया आसानी से। कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 6, और 6 और 7 आ जाएगा। यानी अब आप यहां से एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिए कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 6 से 7 का, यानी 1/6 का उसको प्रॉफिट हो रहा था। बात समझ रहे हो? 1/6 का प्रॉफिट हो रहा था जब वो वजन में घोटाला कर रहा था। तो अब आपको वही बताओ, अब आपको मैंने अभी तो बताया कि बेचते समय क्या होता है, वेट क्या होता है, आपका प्रॉफिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है 6 और 7 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 से 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब जो वजन होगा वो किस तरीके से तौल रहा है, 7 से 6 का तौल रहा है। यानी 1/7 का वो घोटाला कर रहा है, 1/7 का घोटाला कर रहा है। तो बस यही तो आपको समझना था, ये तो इतना समझाने के लिए मैंने बताया। यानी वजन में जो घोटाला कर रहा है, वजन में जो घोटाला कर रहा है वो 7 से 6 का कर रहा है, यानी 1/7 का घोटाला कर रहा है। यानी हर 7 में वो 1 का घोटाला कर रहा है। तो यही 7 का तो वैल्यू आपको दे रखा है 1 किलो के तौर पर ना। 1 किलो बोले तो आप उसको 1000 ग्राम भी समझ सकते हो। तो आप 6 रेशियो का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से। तो सॉल्व कर लो यार। 7 का वैल्यू अगर 1000 के बराबर है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 142.8 हो जाएगा, क्योंकि 100/7 का वैल्यू हम जानते हैं 14.28 होता है। तो 1000/7 क्या हो जाएगा, एक डिजिट को आप एक पॉइंट को वहां कर दो शिफ्ट, तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना कर देते हैं 6 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 6 48, 6 2 12 4 16, और 6 6 24 25, और 6 2 8, यानी 856.8 ग्राम का वो तौलेगा। यानी अप्रोक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर यहाँ आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक है? वरना इतना कुछ करने का नहीं था। जब आप कॉन्सेप्ट समझते तो डायरेक्ट 7 6 करके आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। एक चुनाव में 20% मतदान नहीं हुआ है और 2 उम्मीदवार रोहन और मोहन में, रोहन को कुल डाले गए मतों का 40% मत मिले, जबकि मोहन को कुल डाले गए मतों से 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीतता है। तो मोहन को कुल कितने मत मिले हैं बताओ। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज में एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 में भर भर के पूछे गए थे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि ग्रुप डी एग्जाम में तो जरूर बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ सीबीटी 2 में आपके एनटीपीसी में भी जरूर से बनने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है? तो इसको बताओ। तो सिंपली आपको पता है, अगर 100% में क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मतलब इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोट वेयर नॉट पोल, यानी 20% आपका वोट आपका नहीं डाला गया, यानी 80% ही वोट आपका डाला गया है।
अब 80% में आपका एक उम्मीदवार रोहन है और एक आपका मोहन है। रोहन को टोटल डाले गए मतों में 40% मिला, यानी रोहन को 40% मिला है, तो मोहन को कितना मिला, 60% मिला होगा। तो यही बोला है क्वेश्चन में कि आपका जो जो मोहन को जो मोहन जो जीता है वो 1600 वोट से जीत गया है। तो जो मेरा परसेंटेज में अंतर होगा वही तो 1600 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर 20% का यानी जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1600 मतों के बराबर है। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा 80 के बराबर आ गया। कई सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पास कि 100% का वैल्यू, क्योंकि देखो ये 80% वोट डाला गया था जिसमें से ये 40% और ये 60%, यानी अब 1% का वैल्यू आ गया मेरा 80 के बराबर। तो यहां पर जो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे वो 80% के ही बराबर होना चाहिए, मतलब वो होगा। तो यहां से मेरा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8000 के बराबर होगा। यानी टोटल आपके मत कितने डाले गए थे, 8000 डाले गए थे। आपसे सिंपली यहाँ पर फिलहाल पूछा मोहन का बारे बताओ, तो मोहन को 60% वोट पड़ा है, तो 60% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8000 का 60% यानी 4800 वोट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। ये 100% का वैल्यू नहीं निकला, ये 100% का वैल्यू तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 2000 तो वोट डाला ही नहीं गया है, केवल पार्टिसिपेट हुआ है 8000 वोटों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ये भी दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा आंसर में। ठीक है, अब ट्राई कर लो जल्दी से। यहां पर क्या बोला, दो राजमार्गों का एक जंक्शन, दो कारों प्रत्येक सड़क पर एक द्वारा गश्त किया जाता है। प्रत्येक कार अपनी सड़क पर जंक्शन के दोनों ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि दोनों कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जंक्शन पर शाम 6 बजे से शुरू करते हैं, तो वो अगली बार कब मिलेंगे बताओ। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है जो हम लोग बनाते थे कि कोई सिग्नल अगर 2 सेकंड में ब्लिंक करता है या एक सिग्नल आपका 4 सेकंड में ब्लिंक करता है, तो बताओ दोनों एक समय पर कब ब्लिंक करेंगे। तो हम लोग वहां पर क्या करते थे, एलसीएम निकाल लेते थे ना। बस सेम कॉन्सेप्ट आपका इस वाले क्वेश्चन में भी आपका लगने वाला है। या फिर आपका एक वैसा वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, कोई ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, जहां पर आपके एक लोग दौड़ रहे हैं, दो लोग मतलब दो आदमी दौड़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता था कि बताओ वो कितने समय बाद एक साथ वो मिलेंगे। तो वहां पर भी हम लोग क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी लगने वाला है। अगर मैं क्वेश्चन अगर आपको समझाऊं तो वही बोला है कि दो राजमार्गों का एक जंक्शन, दो कार, यानी कोई एक मान लो कि आपका दो हाईवे है, ये मान लो जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब आपको पता है इसी जंक्शन पॉइंट से दोनों लोग शुरुआत कर रहे हैं और दोनों साइड का डिस्टेंस आपको बोल रखा है 5-5 किलोमीटर का, यानी यहां भी 5 किलोमीटर और यहां भी 5 किलोमीटर है। और दोनों कार का स्पीड, एक का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे वही बोल रहा है कि अगर दोनों कार शाम का 6 बजे से अगर यहां निकलता है, यानी एक कार यहां जाएगा और एक कार यहां जाएगा, तो अब आपसे वही पूछना चाह रहा है कि बताओ वो अगली बार कब मिलेगा, शाम 6 बजे के बाद से। समझ गए? तो यहां पर क्या करोगे, पहले तो आप टाइम निकालो कि टाइम कितना लग रहा है उसको जंक्शन में, मतलब यहां से जब वो निकला है तो वो उसको जाने और आने में, यानी वहां से जाने और जंक्शन पर लौटने में उसको टोटल पहले समय लग कितना रहा है। पहले आप ये तो निकालोगे तब तो एलसीएम निकालोगे ना। तो पहले टाइम निकालोगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको पता होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। स्पीड क्या है, पहले कार का 50 किलोमीटर प्रति घंटा का। मैं इसको हटा रहा हूं। तो यहां से अगर हम लोग टाइम निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस आपका 5 हो गया और स्पीड आपको पता है 50 का, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अगर हमको मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर देते हैं, तो 6 मिनट लग रहा है। ध्यान दीजिएगा ये जो 6 मिनट लगा है एक कार को, वो जंक्शन से यहां तक जाने में लगा है, मगर उसको दोबारा भी तो लौटना है ना जंक्शन की ओर, तभी तो वो मिल पाएगा ना। यहां यहां कैसे मिल पाएगा, आप ही सोचो ना थोड़ा लॉजिक्स लगा के। वहां वहां दोनों एंड पॉइंट पर वो कैसे मिलेगा, मिलेगा तो जंक्शन पे ही ना मिलेगा वो। तो यानी जब उसको जाने में 6 मिनट लग रहा है तो आने में भी क्या लगेगा, 6 मिनट ही लगेगा। यानी अब आप समझ चुके हो कि T1 कार को कितना टोटल मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा जाने और आने में। उसी तरीके से आप दूसरा कार का भी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मैं T1 का लिख लेता हूं, 12 मिनट हो गया। T2 के लिए क्या हो जाएगा, उसी तरीके से 5/75 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 और 60 से गुना करेंगे क्योंकि मिनट में ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। तो एक बार जाने में 4 मिनट, यानी जंक्शन में आने में कितना मिनट लगेगा, T2 पूरा टोटल
जंक्शन में आने में यानी 8 मिनट लगेगा। इसको लग रहा था 12 मिनट, इसको लग रहा था 8 मिनट। अब वो लोग कब मिलेंगे तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी अब आप समझ चुके हो 6 बजे के बाद वो अब 6:24 पर मिलेंगे जंक्शन पर। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:24। बोलो क्लियर है? यही आपको समझना था। इतना समझते तो इतना कुछ करते नहीं आप। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, हिंदी में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। 3 वस्तुएं 200 रुपये प्रति वस्तु के मूल्य में खरीदी जाती है। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उन दोनों वस्तुओं को कुल सौदे में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए बेचा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, बता दो। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। सिंपली आपको बोल रखा है कि 3 सामान का दाम तीनों का 200 रुपये है। एक का सामान 200 रुपये था तो जिसको बेचा गया 10% लॉस पर, यानी 180 पे बेचा गया होगा, प्लस 200 प्लस 200। अब आपको पता है टोटल सौदे में कितना बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सौदा में 20% का मुनाफा हो रहा है। यानी टोटल अगर मैं सामान का दाम का बात करूं तो 600 रुपये हो रहा है, उसको टोटल पूरे सौदे में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आप कह सकते हो 720 रुपये में बेचा जा रहा होगा। तभी तो उसका 20% कितना हो जाएगा, 600 का 20% 120। यानी टोटल उसको 120 रुपये में सभी को बेचना है, जिसमें से एक वस्तु को 180 में वो निपटा चुका है। तो बस अब आपको जो पूछा था कि दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा जाएगा, कितने प्रतिशत प्रॉफिट में बेचा जाएगा, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो सॉल्व कर लो। तो 180 हम घटा लेंगे तो कितना मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 12 से 8 जाएगा 4 और 6 से 1 जाएगा 5, यानी 540 में अब उसको बेचना है दोनों वस्तु को। तो 200 तो दाम था क्रय मूल्य, यानी 400 हो गया क्रय मूल्य और बेचा गया है 540 में। तो कितने ज्यादा में बेचा गया, 140 रुपये ज्यादा में बेचा गया। तो यही तो परसेंटेज में आपसे पूछा था, कितना का मुनाफा में। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 35%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। ए एक काम को 40% भाग को 6 दिन में, बी समान काम को 30% भाग को 3 दिन में पूरा कर सकता है। वो एक साथ काम प्रारंभ करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और ए काम में लगा रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, बता दो। तो आप जानते हो कि अगर किसी काम को 40% भाग, यानी ए किसी काम का 40% भाग अगर 6 दिन में करता है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ वो अगर पूरा 100% काम, यानी अगर पूरा का पूरा काम अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो 40% काम अगर 6 दिन में कर रहा है तो यूनिटरी मेथड से आपको पता है कि 1% काम वो इतना दिन में करेगा। तो पूरा 100% काम वो कितने दिन में करेगा, 20 से काटोगे 2 बार में और ये 5 बार में, ये 3 बार में, यानी 5 गुना 3 यानी 15 दिन में। यानी आप समझ गए हो कि ये अगर पूरा, क्योंकि कोई भी काम 100% यानी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। उसी तरीके से बी के बारे में बोला गया है कि अगर वो 3 दिन में 30% काम करेगा तो पूरा 100% काम कितना दिन में करेगा, तो यहां पर भी 10 दिन में करेगा। डायरेक्ट कर सकते हो। तो बस यही तो आपको समझना था, यानी ए अगर 15 दिन में करेगा तो बी आपका 10 दिन में करेगा वही काम को। अब जो जैसा जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसे वैसे करते जाओ जैसे आप बनाते हो। तो ए 15 दिन में करता है, बी आपका 10 दिन में करता है, तो टोटल आप वर्क ले सकते हो एलसीएम। यानी ये 4 यूनिट करेगा तो ये 6 यूनिट करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है। 2 दिन तक तो ठीक ठाक काम करता है ये लोग। तो 2 दिन में अगर ये लोग अगर बात करेंगे, अगर दोनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में 10 यूनिट कर पाएगा। तो 2 दिन में कितना यूनिट कर पाएगा, 20 यूनिट कर पाएगा। तो 60 काम में अगर 20 यूनिट काम हो चुका है तो बचा काम कितना आपका, 40 यूनिट बचा। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, बी काम छोड़कर चल जाता है, तो करेगा काम कौन, ए करेगा। तो ए आपको पता है कि ए 4 यूनिट करेगा तो 40 यूनिट को करने में कितना दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहाँ पर इन हाउ मेनी डेज वाज द इंटायर वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम का बारे पूछा गया। यहाँ पर कंफ्यूज, यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से गलती हो जाता है। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन तो साथ में क्या था और 10 दिन यहाँ, तो टोटल 12 दिन होगा ना। ठीक है, माफी चाहूंगा, ये ऐसे से सिली सिली मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन इसको भी ट्राई करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए और बी की आय 5 और 3 के अनुपात में है और उनके व्यय 9 और 5 के अनुपात में है। यदि ए का आय बी के व्यय के दोगुनी है और ए और बी की बचत का अनुपात बताओ क्या होगा। चलो ट्राई करो जल्दी से। देखो आप लोग एक चीज जानते होंगे कि इनकम, ये जो इनकम होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। या फिर आप ऐसे भी क्या समझ सकते हो कि अगर इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे, यानी जितना भी इनकम में अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो बचता मेरा क्या, सेविंग बचता है। या फिर आप बोल सकते हो कि इनकम में अगर हम सेविंग घटा देंगे तो मेरा बचेगा क्या, सारा एक्सपेंडिचर बचेगा। ये सब आप बेसिक में जानते होंगे। देखो क्वेश्चन में बोला क्या था, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई 2 लोग ए और बी का इनकम दे रखा था। यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये इनकम दे रखा है आपको ए और बी का,
क्या दे रखा है, 5 और 3 का रेशियो दे रखा है, यानी 5 और 3 का रेशियो है। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 और 5 का दे रखा है, 9 और 5 का रेशियो दे रखा है। अब समझना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब हिंट के तौर पे क्या बोल दिया कि क्या बोल दिया कि ए का जो इनकम है, ए का जो इनकम है वो दोगुना है बी के खर्च से, यानी ए का जो इनकम है वो बी के खर्च का दोगुना है। यही तो बोला है, यदि ए की आय बी की व्यय के दुगुनी है तो ए और बी का बचत का अनुपात बताओ क्या होगा। तो यहां पर हम लोग सारा खेल रेशियो में ही खेल लेंगे। अब आप समझो मेरे बात को, अगर आपको पता है कि ए का इनकम जो है वो बी के एक्सपेंडिचर का दोगुना है, तो बी का एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे तो बी का एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर बी का एक्सपेंडिचर अगर 5 दिख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं कि ए का इनकम को डबल कर देता हूं, क्योंकि ये आपका 5 यूनिट है तो इसको 10 यूनिट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि हमको 10 यूनिट करने के लिए सिर्फ 5 में गुना नहीं करना है, क्योंकि ये रेशियो मेंटेन है, तो हमको दोनों जगह 2 2 का गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा साथ में, और ये आपका 3 गुना 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, किसी को कोई टेंशन नहीं। अब आप देख सकते हो, यानी ये मेरा कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया, और ये मेरा कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया। अब आप देख सकते हो ये इनकम हो गया, इन लोगों का इनकम का रेशियो क्या आ गया, 10 और 6 का आ गया, और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। तो अभी अब मैंने आपको बताया, तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पर भी 6 यूनिट से 5 यूनिट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो ये सारा खेल रेशियो में हो रहा है, इसलिए आपको जो भी आप एक्स वाई मानोगे ना कट जाने वाला है, यानी रेशियो भी क्या बच जाएगा, 1 और 1 का ही बचेगा, यानी सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, क्योंकि सारा खेला आपका रेशियो पे ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 50 ओवरों के एक दिवसीय मैच में एक पारी में टीम ए का रन रेट प्रति ओवर 5.3 रन था। टीम बी खेल रही है, 5 ओवर शेष है और टीम ए का स्कोर के समान होने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। तो टीम बी का स्कोर बताओ क्या होगा, बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो। आप लोग मैच देखते हो तो जल्दी से बता सकते हो। 50 ओवर का कोई एक ओडीआई मैच चल रहा है, जिसमें से आपका टीम ए कितना रन रेट से रन बनाया, 5.3 रन रेट, मतलब प्रति ओवर 5.3 का रन रेट बनाया। तो यानी आप समझ सकते हो टोटल रन कितना बनाया होगा, 50 इंटू 5.3, तो 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 3 15, 5 25 और 26, यानी 265 रन आपका टीम ए बनाया गया है। टीम ए के द्वारा टोटल आपका 265 रन बनाया गया। अब वही बोला है कि टीम बी अगर खेल रही है और 5 ओवर बचा है, तो 5 ओवर बचा है, यानी 45 ओवर खेल चुका है, और 5 ओवर में उसको आवश्यक रन रेट कितना, 7.2 का है। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, अगर 7.2 रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है, तो 5 ओवर में कितना उसको रन और बनाना है, 36 रन बनाना है। यानी अब आप समझ सकते हो, आपसे वही पूछा है कि बताओ टीम बी का स्कोर क्या चल रहा है, तो 265 है और 36 यहाँ पर उसको बनाना है, यानी वो टोटल अब तक कितना रन बना चुका होगा। तो 15 से 6 जाएगा 9, और 5 से 3 जाएगा 2, और ये आपका 2, यानी 229 रन वो आपका टीम बी बना चुका है, जिससे वो आपका बचे हुए 5 ओवर में 7.2 इसका रन रिक्वायर्ड रन रेट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यदि a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा है, आपसे पूछा है ए बी सी बाई 2 का मान क्या होगा। अलजेब्रा का बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। तो यहाँ पर अब आप जैसा चाहो जल्दी से बना सकते हो। यहाँ पर देखो आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। आप ए बी सी का वैल्यू निकालोगे तभी तो आप 2 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बड़ा मुद्दा यह है कि आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो बहुत मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, जो मुझे लगता है सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से जरूर बनते हैं, मतलब बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, अच्छा कैपिटल में लिख लेते हैं कि -3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। बताओ ये सब फॉर्मूला आप लोग कितने लोग जानते हैं, बस इसी फॉर्मूला का आप हेल्प ले सकते हो। अब इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो मेरे पास किसका किसका वैल्यू है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू है। हमको इसका वैल्यू निकालना है, यही एबीसी का वैल्यू निकालना है। एबीसी का भी वैल्यू मेरे पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी वैल्यू मेरे पास है।
मेरे पास ए बी बी सी सी ए का वैल्यू नहीं है, यानी सबसे पहले आपको इतना का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, इतना का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन एक होता है जहां पर आप इसका एक और फॉर्मूला होता है जहां पर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को डायरेक्ट हटा सकते हो, बट यहाँ पर आपको तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू चाहिए ना, तो बस आप बेसिक के साथ जा सकते हो। अब देखो इतना करना नहीं, डायरेक्ट आपको जल्दी करना ए बी सी का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू अगर हमको 8 के बराबर दे रखा है तो हम दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, दोनों जगह स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी, और ये सी ए आ जाएगा, और ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। देखो इतना का वैल्यू आपको तो पहले से पता है ना, कितना है, 30 के बराबर है। तो ये 30 अगर मैं वहां लेके चला जाऊं तो ये 64 में से 30 पहले घटा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। और आपको पता है ये 2 से मैं काट लेता हूं, और तो ये क्या आ गया, 17 आ गया, यानी ए बी बी सी सी ए का वैल्यू आ गया 17 निकल के। ठीक है, ये आप भरबली भी कर सकते थे। तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 17 आ गया, तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने भी बताया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू क्या पहले से 134 है, माइनस 3 ए बी सी, ये तो आएगा ही आएगा, ए बी सी का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। फिर क्या था मेरा आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू 30 हो जाएगा, माइनस, और ए मेरा अभी हम लोग जो वैल्यू निकाले थे ए बी बी सी सी ए का वैल्यू, माइनस चूंकि आपका कॉमन लेके, तो अब मेरा क्या आया था, 17 निकल के आया था, तो ये 17 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, यही तो सॉल्व करना, तो 30 में 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, तो 13 गुना 8 हो जाएगा। ध्यान से देखो 13 गुना 8 हो गया, और ये चीज अगर मेरा वहां चला जाएगा 134 में से अगर 13 गुना 8 104, ठीक है, तो ये कितना मेरा बच जाएगा आपका, देखो ये 30 बच जाएगा, यानी अगर मैं बात करूँ ये कितना हो गया मेरा 30 हो गया, और ये आपका 3ABC आ गया। तो यहाँ से 3 से काट लेंगे तो ABC का वैल्यू कितना आ रहा, 10 आ रहा। तो अब आप बताओ ABC का वैल्यू आ गया तो ABC का आधा नहीं कर लोगे, क्या आ जाएगा 5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, देखो बहुत ही सिंपल आपका ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बस समझ के ऊपर है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है, यानी एक स्क्वायर है, एस आर टी एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एस ओ आर का माप बताओ डिग्री में, क्या होगा जल्दी से। आपको पता है ना ये चीज, ये अगर स्क्वायर है तो मेरा स्क्वायर का सभी इंटीरियर एंगल यानी आपका आंतरिक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज पता होगा। अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों कोण क्या होता है, 60-60 डिग्री का होता है, क्योंकि तीनों भुजा मेरा एक बराबर होता है, ये भी आप लोग जानते हो। इसका हम लोग हेल्प कहाँ से ले सकते हैं, हमको चाहिए क्या निकालना, पहले एस ओ आर का वैल्यू चाहिए, यानी ये वाला वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा ये वाला वैल्यू चाहिए। तो ये वाला तो एंगल मेरे को निकल के आ गया, ये 60 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है ना, क्योंकि एस टी आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल क्या होगा, 60-60 का होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये अगर मैं यहां पर अगर आप फिगर में देख रहे हो, तो आपको तो अभी मैंने बताया ना कि अगर ये एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये अगर इसको पूरा अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इसको पूरा आपका डायगोनली बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, ये अगर इसको पूरा डायगोनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आसानी से बताओ, होगा ना। तो बस अब तो नहीं निकाल लोगे ये एंगल, कोई भी ट्रायंगल आपका 180 का सम होता है, तो एक एंगल आपको पता है 60 है और ये 45 है, तो 60 और 45 कितना हो गया, 105 हो गया, तो बचा एंगल कितना होगा, 75 डिग्री का ही होगा ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से तथा बी सी को 12 सेकंड से हरा देता है। यदि ए सी को 210 मीटर से हराता है तो ए द्वारा 1 किलोमीटर के दौड़ लिए गए जाने वाले समय क्या होंगे, बता दो जल्दी से, बता दो। रेस वाला क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आप पूरा यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि कोई दौड़ जो लग रहा है वो 1 किलोमीटर का रेस है, ठीक है, 1 किलोमीटर का ट्रैक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला बस वैसे भी आप समझ सकते हो, ए अगर बी को 30 सेकंड से हरा रहा और बी सी को 12 सेकंड से हरा रहा, आपसे क्वेश्चन बोला है कि ए सी को 210 मीटर से हराता है, ठीक है, जब डिस्टेंस के तौर पर हम बात कर रहे हैं तो ए सी को 210 मीटर से हरा रहा। अगर हम यहां पर जब समय के हिसाब से बात कर रहे हैं, समय के हिसाब से, तो क्या बोला, ए बी को 30 सेकंड से हरा रहा मगर बी सी को 12 सेकंड से हरा रहा। तो यहां पर आप जनरली आप यहां पर नहीं देख पा रहे हो कि ए सी को कितने सेकंड से हरा रहा होगा, कहीं ना कहीं 42 सेकंड से हरा रहा होगा।
क्योंकि ए जब बी को अगर 30 सेकंड से हरा दे रहा और जब बी अगर सी को 12 सेकंड से हरा दे रहा, तो ए पूरा टोटल अगर सी को जब हराने आएगा तो 42 सेकंड से उसको नहीं हराएगा समय में। यानी अगर टाइम में अगर बात करें तो टाइम में अगर बात करेंगे तब मेरा कितने सेकंड से हरा रहा, 42 सेकंड से हरा रहा। और वही जब डिस्टेंस के तौर पर बात करेंगे तो ए सी को 210 मीटर से हरा रहा। तो इसका मतलब आप समझे, तो आप यहां से स्पीड नहीं निकाल लोगे। यानी इसी 42 सेकेंड में जो आपका सी है, इसी 42 सेकेंड में जो आपका सी है वो पूरा कंप्लीट कर रहा है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस को। बात को समझो, मैंने आपको बताया है, देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया, देखो हमेशा आपको रेस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि मेरा कौन सा चीज कांस्टेंट है। यहां पर देखो, यहां पर ना तो आपका डिस्टेंस को कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट करोगे तो आपको पूरा डिस्टेंस, अगर सी को भी अगर आप पूरा कवर कराओगे तब जाके मेरा क्या होगा, समय का डिफरेंस आपका बदल जाएगा। अगर समय को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे, क्योंकि टाइम को अगर आप कांस्टेंट कर दोगे तब फिर क्या होगा, डिस्टेंस का आपका डिफरेंस हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर एक समय में अगर कोई रेस लगा रहा, अगर ए जीत जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस का बराबर, तब ना डिस्टेंस से उसको हराएगा। तो आप समझ चुके हो कि यानी ए सी को समय से 42 सेकंड में हरा दे रहा, बीट कर दे रहा, और वही जब डिस्टेंस के तौर पर देख रहे हैं तो 210 मीटर से हरा दे रहा। तो अब आप समझ चुके हो, यहां अगर मैं स्पीड निकालने की बात करूं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यानी इसी डिस्टेंस, यानी इसी 210 मीटर को डिस्टेंस को जो सी है वो कवर करने में कितना समय लगा रहा, 42 सेकंड लगा रहा। तो यहां से आप सी का स्पीड नहीं निकाल लोगे आसानी से, सॉल्व करो। 7 से काटेंगे तो ये आपका 3 और 30 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, ये 6 से काटेंगे 5, यानी सी का स्पीड निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ये सी का स्पीड निकला है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारा खेला आपका मीटर पर सेकेंड में हो रहा था। अब आप यहां से आप नहीं बता दोगे आसानी से, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड ले रहा है तो यानी पूरा ट्रैक का अगर मैं बात करूं तो पूरा ट्रैक में वो कितना समय लेगा, 1000 मीटर को अगर वो पूरा अगर वो दौड़ेगा तो कितना समय लेगा, तो आप बोलोगे 200 सेकंड लेगा। तो सही बात है, 200 सेकंड लेगा। तो ए का आपसे क्या पूछा था, ए के पूछा था कि ए कितना समय लेगा, तो समय में उसको कितना से हरा रहा था, 42 सेकंड से हरा रहा था। तो 42 सेकंड इसमें से माइनस कर दो, यानी वो 158 सेकंड लेगा, सीधा सीधा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहां पर क्या बोला, प्रकाश 2 पेंसिल और 5 रबड़ 37 रुपए में खरीदता है, वह 7 पेंसिल और 2 रबड़ 49 रुपए में खरीदता है। तब बताओ 45 पेंसिल और 4 रबड़ खरीदने में कितनी राशि चाहिए, बता दो। तो यहाँ पर भी आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। क्वेश्चन में बोला है कि 2 पेंसिल और 5 रबड़, तो रबड़ को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, इसका कीमत 37 रुपए है। फिर बोल रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7P प्लस 2 रबड़, इसका कीमत आपको लग रहा 49 रुपए। आपसे पूछा है कि 45 पेंसिल और 4 रबड़ खरीदने में कितनी लगेगी। तो देखो, आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आप पेंसिल और रबड़ का अलग अलग वैल्यू भी निकाल के बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है। आप देखो, आपसे पूछा कितना था, 45 पेंसिल और 4 रबड़। तो 45 पेंसिल की बात करें तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि देखो 45 पेंसिल चाहिए ना, तो इसको हम कैसे 45 बना सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो 7 पेंसिल जो है, तो यहाँ पर मैं 7 से गुना कर देता हूँ, इसका 2 पेंसिल है तो 2 से गुना कर देता हूँ। तो बस अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसको 2 से इसको गुना कर दूं और इसको 2 से गुना कर दूं, क्योंकि बैलेंस बने रहे, तो यहां पर देखो ध्यान से, 2 2 कितना हो जाएगा, 4P हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 10R हो जाएगा, और 37 गुना 2 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। क्योंकि अगर जब 2 पेंसिल 5 रबड़ का कीमत अगर 37 रुपए है तो आप उसका डबल कर दोगे, तो 4 पेंसिल 10 रबड़ का कीमत क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 का गुना हम सब में कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 49P हो जाएगा, 7 2 14 रबड़ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 49 गुना 7 यानी कितना हो जाएगा, 50 गुना 7 350 और 7 यानी 343 हो जाएगा। अब देखो ना, ये दो इक्वेशन बन गया, ध्यान से देखो, इक्वेशन भी कितना अच्छा से बना है। अब दोनों को लेस करोगे तो 49 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 ही बचेगा ना, प्लस 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 रबड़ ही बचेगा। और यही तो बोला था, 45 पेंसिल और 4 रबड़ का कीमत। तो 343 में से 74 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, और 13 में से 7 जाएगा 6, यानी 269 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब आप लोग यहाँ पर जल्दी से ट्राई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू डालेंगे तो 4/3 है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, 10 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो मेरा sin 60 का होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 यानी आपका 3 हो जाएगा,
और 2 का 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, -2 इंटू सेक 30 क्या हो जाएगा, जो cos 30 का वैल्यू था उसका अल्टी पल्टी यानी 4/3 हो जाएगा, प्लस 3/4 और कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉट 60 का वैल्यू वही होगा जो टेन 30 का वैल्यू होगा, तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3 यानी आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कट जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से भी 3 से 3 कट जा रहा है। सॉल्व करते हैं, ये 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 और प्लस 1/4। इसको आप थोड़ा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 3 का एलसीएम लेके 12 कर लेते हैं, 12 हो जाएगा एलसीएम। तो सॉल्व करते हैं, 12 चौके 48 प्लस 3 9 3 27 माइनस 3 4 32 प्लस 4 और 3 सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में से 32 जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 48 में से 2 जाएगा 46 यानी 46/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, ये 23 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि उसकी विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसका एक कोई भुजा 24 सेंटीमीटर है। यानी सिंपली क्या बोला है कि कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया आपसे पूछ रहा है जिसका डायगोनल आपको दे रखा है 25 के बराबर। अगर ये 25 है और उसका कोई एक साइड 24 के बराबर है, आप कोई भी साइड चाहे ये हो 24 या फिर ये हो 24, तो अब आप समझ चुके हो अगर ये 24 होगा तो ये देखो ना, ध्यान से देखो, आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी आपका क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये 25 है, ये 24 है, तो ये क्या होगा 7 होगा, सीधा सा बात है। तो अब आप यहाँ से उसका लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं निकाल लोगे आसानी से, तो क्या हो जाएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 7 सेंटीमीटर वाले व्यास को एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा बता दो। यानी पहले क्या बोल रहा है कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका डायमीटर दे रखा है 7, यानी ये व्यास दे रखा है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। चलो फिर क्या बोल रहा है कि अगर उसको हम 2 इक्वल भाग में काट देते हैं, ठीक है, 2 इक्वल भाग में जब हम इसको काट देते हैं, ये इस तरीका से आप समझ सकते हो, 2 इक्वल भाग में जब हम काट देते हैं तो आपसे बोल रहा है कि उसका एरिया में कितना का इंक्रीज होगा, टोटल सरफेस एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में कितना का इंक्रीमेंट होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या होता है 4πr² होता है। अगर मैं अर्धगोला यानी अर्धगोला का अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका आधा करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। मगर चूंकि आपको पता है ऊपर वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा, यानी πr²। यानी अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr²। तो ये 2 ठो गोला है, तो 3πr² इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6πr² हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में इतना का ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 6πr² में 4πr² जब घटाओगे तो बचेगा कितना 2πr²। तो बस यही आपको वैल्यू निकालना है 2πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना 7/2। तो सॉल्व कर लो इसको, 7 से 7 कैंसिल, 2 और ये 2 कर दम 11, यानी 11 गुना 7 77, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहां पर बोला n संख्याओं का औसत 36 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक की 6 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में 9 की कमी की जाती है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा बताओ। अब यहां पर क्या बोला है कि n संख्याओं का औसत अगर मेरा 36 है, समझ रहा मेरी बात को। यहां पर देखो आप इसको बेसिक से तो जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। यहां पर आप n का वैल्यू खुद से कोई मान लो कि 100 वैल्यू है n का, और जैसे क्वेश्चन बोला बस वैसा कर दो। 75% संख्या मतलब 75 नंबर में 6 का इंक्रीमेंट होगा, और बचे जो शेष संख्या यानी 25% में 9 का कमी होगा। तो एक तो आप वैसे बेसिक से बना सकते हो, बट वैसे आपको नहीं करना, वैसे वो आपका थोड़ा सा आपका लेंदी अप्रोच हो जाएगा। आप यहां पर सिंपली समझो ना, अगर ये n संख्याओं का औसत अगर मेरा 36 है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 75% संख्याओं के प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर रहे हैं, n का वैल्यू क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर n का 75% अगर बात करोगे यानी 3/4 की बात करोगे, तो 3/4 संख्या में 6 की वृद्धि हो रही है। जो मेरा यहां पर जो भी मेरा नेट चेंजेस होगा हम वही एवरेज में देख लेंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर वही बोला है कि 75% संख्याओं में प्रत्येक की 6 की वृद्धि हो रही है, तो 75% मतलब क्या हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 में 6 का गुना कर देते हैं,
यानी 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18/4। 18/4 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4.25 की, यानी 4.25 का इंक्रीमेंट हो रहा है। साथ में क्या बोला था शेष संख्या, यानी शेष संख्या बोले तो कितना 25%। 25% मतलब बोले तो 1/4। 1/4 में 9 की कमी हो रही है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 9/4। 9/4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2.25। अब ध्यान दीजिएगा, इतना का इंक्रीमेंट हो रहा है और इतना का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो नेट चेंजेस कितना का आ रहा है 2.25 का आ रहा है, यानी ओवरऑल आपका एवरेज में आपका क्या होगा इतना का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बस इसी को जोड़ दो, आपको उतना करने का जरूरत नहीं, यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा 36 और 2 यानी 38.25 इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? जो भी मेरा अगर लेस होता है तो हम लेस कर लेते हैं, अगर प्लस हुआ तो प्लस कर दिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। यहां पर मैं बता दूं ये आपका डिवाइड है, वरना गलत कर दोगे। यहां पर मैं बता देते ये डिवाइड है और केवल ये वाला प्लस है, बाकी ये भी भाग है और ये भी भाग है। अब आप जल्दी से सॉल्व कर लो, बोर्ड मास को ध्यान देना बस। तो यहाँ पर 21 का 21 हो गया, ये डिवाइड का साइन है। देखो ये मिडिल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। 1/5 25 यानी 5 और 3 2 6 यानी 6 प्लस 5 कितना, तो 11 हो जाएगा। ये आपका भाग है तो 11/5 हो जाएगा। ये भी भाग है तो भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/55 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 11 से काटेंगे ये 5 बार में यानी 21 हो जाएगा। भाग को फिर गुना में करेंगे तो अल्टी पल्टी हो जाएगा, यानी आपका 1/25 यानी 25 ऊपर चला जाएगा, यानी 21 गुना 25 कितना हो जाएगा, तो 25 से कम 25 और 2 25 2 50 और 50 और 50 2 52, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 525। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। एक व्यक्ति किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से उधार देता है और 15 वर्षों में अर्जित किया गया ब्याज उधार दी गई राशि का 250 रुपये कम है, तो उधार दी गई राशि बताओ कितनी है, बता दो। देखो क्वेश्चन नॉर्मली ये बस चीजों को घुमा दिया गया, आप देख के आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीजों को घुमाया गया हल्का हल्का। यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 15 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। तो आपको पता है 15 साल के लिए अगर मेरा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। और आपको पता है प्रिंसिपल खुद में 100% होता है। तो यही तो क्वेश्चन में बोलाया गया है ना कि जब 15 सालों का अर्जित किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 250 रुपए कम है, यानी अब आप देखो, यानी ये जो उधार दिया गया जो राशि का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 75% है और ये प्रिंसिपल है। तो जो ब्याज में जो अंतर हो रहा है वो कितना हो रहा है, प्रिंसिपल से 250 रुपए का अंतर हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी तो उतने का ही अंतर के बराबर होगा ना, यानी 100% और 75%, यानी यही 25% का वैल्यू आपको दे रखा है घुमा फिरा के 250 रुपए के बराबर है। तो आप यहाँ से 100% का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के बराबर, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ पर क्या बोला, 8 पुरुष एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 पुरुष ने काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद 9 बच्चे द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया गया। इन 9 बच्चों ने शेष काम को 24 दिन में समाप्त कर दिया। तो 9 बच्चे पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, बताओ। अब यहाँ पर भी आप जल्दी जैसे बोला वैसे वैसे करते सकते हो। यहाँ पर जब क्वेश्चन में बोल रखा है कि 8 पुरुष एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 पुरुष यानी 8 मैन 21 डेज में काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये मेरा टोटल वर्क निकल के आ चुका, तो हम दोनों जगह टोटल वर्क को इक्वल कर लेते हैं। अब बोला था कि 14 पुरुष ने काम करना शुरू किया, यानी 14 मैन काम करना शुरू किए, मगर 3 दिन के बाद उन लोगों को रिप्लेस कर दिया गया, यानी 3 दिन तक तो ठीक काम किए थे, अब ये 3 दिन के बाद 9 बच्चों के द्वारा उनको रिप्लेस किया गया। तो यहाँ पर प्लस का साइन दे रहे हैं, यानी प्लस, फिर 9 चिल्ड्रेन लोग काम को खत्म कर रहे हैं 24 दिन में, तो बस यानी ये भी मेरा टोटल वर्क हो गया और यहाँ भी मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब आप यहाँ से मैन और चिल्ड्रन का रिलेशन नहीं निकाल लोगे आसानी से, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 21 गुना 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 2 16, यानी 168 m माइनस ये 14 थी 42, यानी 42 m हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तो 8 से 2 जाएगा 6 और यहाँ से 6 से 4 जाएगा 2, यानी 126 m इक्वल टू 126 m इक्वल टू किसके बराबर है, 9c इंटू 24 के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 9 से काट लेते हैं हम इसको यहाँ पर, तो 9 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 1 और ये 4, यानी 14 बार में कट जाएगा, यानी 14 पुरुष 24 चिल्ड्रन के बराबर है। ध्यान दीजिएगा 14 पुरुष 24 चिल्ड्रन के बराबर है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी भी, ध्यान दीजिएगा 14 पुरुष यानी 14 मैन 24 चिल्ड्रन के बराबर है,
और सॉल्व करना चाहो तो 2 से काटेंगे तो यानी 7 हो जाएगा, यानी 7 मैन 12 चिल्ड्रन के बराबर है। अब आप यहाँ पर जैसा चाहो फिर अब आगे बना सकते हो, टोटल वर्क ले लो या तो फिर आप M1D1 वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा सकते हो। आपसे पूछा था कि 9 चिल्ड्रन अगर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पर, अब किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो, आप चिल्ड्रन को मेन में चेंज कर लो या फिर मेन को चिल्ड्रन में चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। तो यहाँ पर मैं मेन में ही चेंज कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ एक चिल्ड्रन कितने मेन के बराबर हो जाएगा, तो 7m/12 हो जाएगा। तो आपको बोला था 9 चिल्ड्रन, तो 9 से यहां गुना करेंगे तो यहां भी गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 9 चिल्ड्रन इतने आदमी के बराबर है। अब आप M1D1 वाला कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं क्योंकि 8 आदमी 21 दिन में काम को खत्म कर सकता, तो यहां भी आदमी तो यहां भी आदमी रखेंगे हम लोग। तो 8 आदमी 21 दिन में काम को खत्म कर सकता था, तो आपसे पूछा था 9 चिल्ड्रन, तो यही 9 चिल्ड्रन इतने आदमी के बराबर होगा, यानी 9 × 7/12 आदमी के बराबर होगा। तो इन्हीं का तो दिन आपसे पूछा था ना, यानी अगर ये लोग इसके बराबर है तो ये जितने दिन में काम करेंगे तो ये भी तो उतने दिन में काम करेंगे ना। सॉल्व करो, खत्म। तो यहाँ से अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया 8 × 32, यानी 32 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है 40,000 रुपए का निवेश की गई राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 माही ब्याज संयोजित होता है, तब वो 44,100 रुपए का परिवर्तित होती है, तो समय अंतराल ज्ञात कीजिए। अच्छा, टाइम आपको बताना है। तो देख लो, अगर 40,000 रुपए अगर 44,100 रुपए हो रहा है, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4,100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4,100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मेरा बात को समझो, अगर 4,100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितने पर मिल रहा है, 40,000 पर मिल रहा है, क्योंकि सारा खेला मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट निकलता है। तो अगर हम इसका परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जा रहा है मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है 10.25%। यही मेरे को आपको समझाना था, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया मेरा 10.25%। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई ये कंपाउंडेड हो रहा है और वो भी हाफ ईयरली के तौर पर हो रहा है, यानी अर्धवार्षिक के तौर पर इसका गणना किया जा रहा है। तो आपको पता, अगर अर्धवार्षिक के तौर पर गणना किया जा रहा है तो मेरा रेट कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 10% का रेट दे रखा था, और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 10.25% से आया है। तो हम लोग अगर ईयरली में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, रेट को आधा करते हैं, समय को डबल करते हैं। तो बस रेट को जब आप आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 5% का रेट आएगा। तो अब 5% से, अब आप मुझे बताओ 5% से 10.25% कितने सालों का हो रहा है, 2 सालों का हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है 2 सालों का हो रहा है। तो 2 सालों का यानी 2 साल का ही अंतराल है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको जल्दी से ट्राई करो। 9 परीक्षक 12 दिन में 5 घंटे काम करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, तो 15 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या को जांच करने के लिए 4 परीक्षकों को दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो बताओ, यहाँ पर भी M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। हालांकि यहाँ पर देखो कभी कभी क्वेश्चन में चीज़ों को घुमा दिया जाता है। यहाँ पर जो पेपर साइन हो रहा है एग्जाम का पेपर, वो दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल कोई टेंशन वाला बात नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। वरना मैं कई बार आपको बताया हूँ कि M1D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू, उसी तरीके से M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई W2। हमेशा वर्क सेम होता है, इसलिए मेरा हमेशा ये चीज़ ध्यान से हट जाता है। बट कभी कभी वर्क आपका डिफरेंट होता है तो ये चीज़ को हमको यहाँ पर भी मेंशन करना होता है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो भी उत्तर पुस्तिका है वो दोनों जगह बराबर है, तो बस अब आप लगा सकते हो। बात समझे? तो बस देख लो, यहाँ पर 9 एग्जामिनर है, 12 दिन में काम कर सकते हैं और 5-5 घंटा करके। तो आपसे बोला है कि 4 एग्जामिनर काम करेंगे 15 दिन करके, तो कितने घंटा करके काम करेंगे, यानी आवर बस निकाल लो। तो सॉल्व कर सकते हो। तो 15 चक्के यहाँ पर 60 हो रहा है, ठीक है, 15 चक्के 60 हो रहा है। तो कैसे काटना, 5 से काट लो, धीरे धीरे 3 हो जाएगा। ये 3 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, यानी 3 × 3 9, यानी 9 घंटे करके काम करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो 22 नंबर, अब मेरे यहाँ पर DI है, 22 से 25 आपका DI होगा। तो आप लोग इसको समझ सकते हो। सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसको समझ लो जल्दी से कि ये टेबल DI है। टेबल DI आपको मैं समझा देता हूँ। सरनी विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादनों को हजारों में दर्शाती है। ये टेबल DI जैसे आप देख रहे हो, ये कार का प्रोडक्शन को आपको दिखाया गया है। सिंपली आप देख सकते हो 2012, 13, 14, 15।
16, यानी आपका 5 सालों में कार का प्रोडक्शन दिखाया गया है। अब ये करोड़ों में हो, अरबों में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1000 में, ये आपका हजारों में दर्शाया गया है। तो ये समझ आ गया सबको टेबल DI। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है आपका, वर्ष 2014 में ए कार की और वर्ष 2013 में सी कार की कुल एकत्रित उत्पादन वर्ष 2016 में बी कार का और वर्ष 2015 में ई कार का कुल एकत्रित उत्पादन का मध्य अनुपात क्या होगा, बता दो। यानी आपसे पूछ रहा है, आपको यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, ठीक है आपसे, तो बता दो क्या तकलीफ है। तो यहाँ पर आपसे हम सॉल्व रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो में बोलते हैं ना, रेशियो में सारा कुछ माफ आपका होता है, तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। मीन रेशियो पूछ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह मीन ही होगा तो मीन ही होगा, तो उसको नहीं भी कंसिडर करेंगे तो आंसर में कोई मेरा चेंजेस नहीं होगा। तो 2014 में अगर आप ए कार का प्रोडक्शन देखोगे तो 2014 में ए कार का प्रोडक्शन कितना 48 है, तो 48 प्लस 2013 का सी, तो 2013 का सी, तो ये 2013 का सी हो गया यानी 36 हो गया। उसी तरीके से 2016 में बी कार का, 2016 में बी कार का, तो 2016 कहाँ गया, ये 2016 में बी कार का यानी 56 हो गया, प्लस 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 उसके बाद बोला ई प्रकार 2015 में ई, तो 2015 में ई कहाँ गया, ये वाला 35। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 6 14 और 4 3 7 1 8 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 6 5 11 5 3 8 1 9, तो कट रहा है तो काट दो, तो कुछ कटेगा तो काट देते हैं। किससे कट रहा है, कटेगा तो 13 से कट रहा है कि 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 से काटेंगे तो 12 7 84 होता है, यानी ये 12 हो गया, और 7 से काटेंगे तो ये आपका 13 बार में कट रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12:13। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सब उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो अब मैं काम करता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको दिया नहीं है। अब एक काम करो, ये 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, साथ ही साथ 23 के साथ साथ 24 नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, और 25 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, तो आप लोग मुझे कमेंट करके 22 23 मतलब सॉरी 23 24 25 ये मुझे आप लोग जरूर से कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन देख लो, ये 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ, 25 नंबर यहाँ। क्लियर हो गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैं फिर से जाते जाते मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम को डेट को लेकर परेशान है। मैं मानता हूँ कि परेशानी होने वाली बात भी है आपका, मगर आप सोचो साथ ही साथ अगर आप परेशान होंगे, सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस अगर आप छोड़ कर अगर केवल सिर्फ और सिर्फ अगर आप परेशान होंगे तो फिर आपका इसमें आप ही का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बात समझ रहे हो। तो जो भी होगा, जो भी आने वाले समय में, देखो अभी तो आप समझ सकते हो थोड़ा देर के लिए, मैं भी देख रहा हूँ नॉर्मली सभी के एग्जाम कैलेंडर आ चुके हैं लगभग। रेलवे का नहीं आ पाया, तो आपको भी तो पता होना चाहिए रेलवे का जो बिहेवियर है वो हम लोग आज से नहीं देख रहे, पहले से हम लोग देख रहे हैं। तो उसको थोड़ा समय, मुझे लगता है कि जो समय लग रहा है लगने दो, क्योंकि अभी भी आप समझ रहे हो सभी जगह पर लॉकडाउन है, तो रेलवे भी आपको कुछ इस बारे में अभी कुछ वो कर नहीं सकता है। जब तक आपको पता है पूरा इंडिया में लॉकडाउन पूरी तरह से खुल ना जाए तब तक वो आपका एग्जाम लेगा नहीं। आप भी जानते हो क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, तो सारी जगह उसको एग्जाम लेना होता है। तो ये सब चीज को आप थोड़ा समझ के, थोड़ा सा धैर्य रख कर आप अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर एक बार अगर आपका प्रैक्टिस अगर डिसकंटिन्यू हुआ तो फिर बाद में एग्जाम आने के बाद फिर आप ही को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेट रहना सीखो। बाद बाकी जो भी परेशानी आपके में आ रही है आप उस मैनेज करो, क्योंकि अगर अभी आप मैनेज कर लेते हो तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में, आपको अब भी समझ रहे हो, सारा कुछ फिर आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा होगा जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। बाद बाकी ये सब जो चीज़ होगा साथ ही साथ हम लोग को जो भी करना हो वो हम लोग करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप मेरे बातें समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाद बाकी जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।